ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और शुरुआत करेंगे इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई, जिन्होंने गुजरात के दाहोद से पाकिस्तान पर प्रहार करते हुए कहा है कि बहनों का सिंदूर मिटाने वालों का मिटना तय है। ऑपरेशन सिंदूर हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति। दूसरी खबर संदिग्ध जासूस ज्योति मल्होत्रा की, जिसे आज हरियाणा के हिसार कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है। वहीं नए वीडियो में पाकिस्तान दौरे पर हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों के साथ दिखी है ज्योति। तीसरी खबर बिहार के फैमिली ड्रामे की है। तेज प्रताप यादव के इजहार इश्क के बाद उनकी पूर्व पत्नी ऐश्वर्या राय आई सामने। लालू यादव पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब मुझे मारा पीटा गया तब कहां था सामाजिक न्याय। और चौथी खबर महाराष्ट्र में मॉनसून के कोहराम से जुड़ी हुई है, जहां पहली ही बारिश में मुंबई की सड़कों से लेकर रेलवे ट्रैक तक पानी में डूबे हुए हैं। कहीं गाड़ियां पानी में बह गई तो कहीं पर पूरी सड़क ही पानी में बह गई है। लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत बिहार के द ग्रेट फैमिली ड्रामा के साथ करेंगे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने 2 दिन पहले अपनी निजी जिंदगी से जुड़े हुए खुलासा किया था। बिहार की राजनीति और लालू परिवार में घमासान मच गया। परिवार में तो जैसे आफत ही आ गई। बिहार की सियासत भी गर्मा गई। बिहार के इस फैमिली ड्रामे में आज एक नया ट्विस्ट आ गया है। क्या है ये ट्विस्ट, आपको बताएंगे आगे, लेकिन सबसे पहले बिहार के द ग्रेट फैमिली ड्रामा के किरदारों से आपको रूबरू करवाते हैं। देखिए, लव और ट्रेजेडी से भरपूर इस ड्रामे के केंद्र में है तेज प्रताप यादव और उनकी 12 साल पुरानी गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव। तेज प्रताप ने जब से अपने रिलेशनशिप की अनाउंसमेंट की है, तभी से तेज और अनुष्का की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। इस फैमिली ड्रामे में यादव परिवार की भी अहम भूमिका है। बड़े बेटे के इजहार इश्क से बौखलाए लालू प्रसाद यादव ने उनको पार्टी से निकाल दिया, तो वहीं छोटे भाई तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसी हरकतों को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज इस फैमिली ड्रामे में एंट्री मारी है तेज प्रताप यादव की पूर्व पत्नी ऐश्वर्या राय ने। 2018 में तेज और ऐश्वर्या की धूमधाम से शादी हुई थी, लेकिन अब दोनों तलाक का केस लड़ रहे हैं। ऐश्वर्या ने इस मामले में लालू परिवार पर निशाना साधा है और कहा है कि पूरा परिवार तेज प्रताप की प्रेम कहानी से वाकिफ था और अब दिखावा कर रहा है। तेज प्रताप यादव की पूर्व पत्नी ऐश्वर्या राय ने लालू परिवार से पूछा, जब सब कुछ पहले से पता था तो उनकी जिंदगी बर्बाद क्यों की। हम ये पूछना चाहते हैं, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई। हमको तो मीडिया के थ्रू पता चला है। पूछिए, जब हमको मारा गया पीटा गया तो उनका सामाजिक न्याय कहाँ था, उनसे पूछिए कि मेरा क्या होगा। ऐश्वर्या ने आरोप लगाया कि तेज प्रताप को पार्टी से निकालकर लालू और राबड़ी सिर्फ नाटक कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये सारे मिले हुए रहते हैं, सब मिले हुए रहते हैं। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। और ये लोग कोई अभी जो नाटक कर रहे हैं ना कि निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सामाजिक न्याय। मेरा सामाजिक न्याय कब करेंगे, क्या किए। दरअसल तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने और अनुष्का के रिलेशन को कंफर्म किया था, जिसके बाद आनन फानन में तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से निकाल दिया गया। वहीं तेज प्रताप यादव की इश्क वाली पोस्ट ने राजनीति से लेकर लालू परिवार के रिश्तेदारों तक के होश उड़ा रखे हैं। कुछ रिश्तेदारों ने चुप्पी साधी हुई है, वहीं कुछ करीबी ऐसे भी हैं जो मोहब्बत के इस मामले को लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक स्टंट से बता रहे हैं। जेडीयू ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय की पोती के साथ जुर्म हुआ, उस समय लालू प्रसाद यादव खामोश क्यों थे, कार्रवाई उस वक्त क्यों नहीं हुई। पिता ने कहा घर निकाला हो गया, छोटे भाई बोल रहे हैं कि मेरे बड़े भाई है। इस शब्दों की बाजीगरी मत करिए। सीधा सदस्यता समाप्त करने के लिए अगर आवेदन नहीं दीजिएगा तो यह माना जाएगा कि केवल आईवास है। इधर बीजेपी का कहना है कि ये उनके लिए मुद्दा ही नहीं है, लेकिन लालू कानूनी शिकंजे से बचना चाहते हैं और इसलिए तेज प्रताप पर कार्रवाई की। लालू जी झूठ बोलने में और धोखा देने में माहिर व्यक्ति हैं। यह भी वह जनता को धोखा देने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए यह सारा नाटक कर रहे हैं। हालांकि तमाम सियासी बयानों के बीच तेज प्रताप को पप्पू यादव का साथ जरूर मिला है। यह कोई गुनाह नहीं है कि एक प्रेम को सच्चाई के साथ
समाज के बीच लाए। क्या पहले परिवार और लालू यादव जी नहीं जानते थे? क्या ये नहीं पता था? सबको पता था। लालू जी आपके बेटे ने तो कोई गलत किया नहीं, बलात्कार तो किया नहीं। एक तथ्य ये भी है कि पिछले विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या के तलाक के केस की चर्चा सियासी मंच पर खूब हुई थी। अब तेज प्रताप की मोहब्बत की चर्चा है। ऐसे में चुनाव से पहले ही विरोधियों को बैठे बिठाए नया मुद्दा मिल गया है। तो तेज प्रताप यादव के इस खुलासे के बाद अब लालू परिवार की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ी हुई हैं, क्योंकि राजनीतिक दल उन पर निशाना साध रहे हैं। इसे लेकर लालू परिवार के रिश्तेदारों तक के होश इस मामले ने उड़ा दिए हैं। कुछ रिश्तेदारों ने चुप्पी साध रखी है, तो वहीं कुछ करीबी ऐसे भी हैं जो मोहब्बत के इस मामले को लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं। लालू की मुखालफत करने वालों में राबड़ी देवी के भाई और तेज प्रताप यादव के मामा सुभाष यादव भी हैं। चुनाव है सामने, चुनाव को देखते हुए ये सब कार्रवाई हो रही है। ऐसे तो मुंह से बोल दिया मैं आपको निकाल दिया, तो क्या आप निकल गए? चुनाव को देखते हुए लिपापोती करने की कार्रवाई है। उधर लालू यादव के भतीजे नागेंद्र राय ने अनुष्का यादव के परिवार पर संगीन आरोप लगा दिए हैं। इतना हमको मालूम है, उन लोग को भी नहीं मालूम है, क्योंकि हम जितना डीपली आकाश की फैमिली को जानते हैं, उन लोग का जो सिचुएशन है जो हम जानते हैं, ट्रैप करने के बाद जो है कि इसको तो पैसा चाहिए। ये लोग मिल करके पूरा इसका फादर, इसका जो मनोज जी है, तारा रोशनी या अनुष्का, ये सब मिल करके एक इसको प्यार मोहब्बत के जाल में फंसा करके बहुत सा डरा धमका भी रहा होगा इसको। और हमने तो ये भी सुना है कि ये विधायक का टिकट के लिए भी बहुत सा चीज में ये प्रेशर दे रहा था इसको। लालू यादव के परिवार से जुड़े हुए कई रिश्तेदार ये दावा कर रहे हैं कि तेज प्रताप यादव सीधे साधे हैं और उन्हें फंसाया गया है। देखिए, 2 दिन पहले इसी बुलेटिन में हमने तेज प्रताप यादव के इजहार इश्क की खबर ब्रेक की थी। उस वक्त शायद तेज प्रताप यादव को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनकी ये पोस्ट बिहार की सियासत और उनके परिवार में भूचाल ला देगी। सिर्फ 48 घंटों के भीतर तेज प्रताप अपने परिवार के निशाने पर आ गए हैं और अब उनकी पूर्व पत्नी ऐश्वर्या ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 24 मई को तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट से इस पोस्ट को पोस्ट किया गया और तेज प्रताप ने अनुष्का यादव के साथ 12 साल के प्यार का पहली बार खुलेआम इजहार किया। इसी पोस्ट के कुछ घंटों बाद तेज प्रताप यादव की सफाई और उन्होंने अकाउंट हैक कर एआई से फर्जी तस्वीर बनाकर पोस्ट करने का आरोप लगाया। तेज प्रताप यादव के इजहार इश्क के 24 घंटे बाद लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया और अपने पोस्ट में लिखा, ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। लालू ने एक्शन के पीछे लोक जीवन में लोक लाज का हवाला दिया। तेज प्रताप यादव के खिलाफ लालू प्रसाद के एक्शन के बाद सबसे पहली प्रतिक्रिया तेजस्वी यादव की आई। उन्होंने कहा कि ना तो उन्हें ये सब चीजें अच्छी लगती हैं, ना वो बर्दाश्त करते हैं। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। तेजस्वी के बाद उनकी बहन रोहिणी भी लालू प्रसाद यादव के फैसले के साथ दिखी। बिहार में एक और तेज प्रताप यादव के इश्क की चर्चा है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर अपनी नई हरकत की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। एक कार्यक्रम में उन्होंने तोहफे में मिले छोटे से गमले को अफसर के सिर पर रख दिया। कार्यक्रम नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का था। नीतीश कुमार हॉल में आते हैं, कुर्सी पर बैठे तो स्वागत में अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने उनको गमला भेंट किया, लेकिन इसके बाद नीतीश ने स्वागत में दिया गया गमला ही एसीएस एस सिद्धार्थ के सिर पर रख दिया। सीएम साहब की इस हरकत से सभी अफसर चौंके। करते भी तो क्या करते, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। सीएम नीतीश के अगल बगल खड़े लोग भी मुस्कुराते दिखे। नीतीश ने इधर गमला अफसर के सिर पर रखा, उधर सोशल मीडिया पर नीतीश का ये वीडियो वायरल हो गया। आरजेडी के सोशल अकाउंट से भी वीडियो पोस्ट किया गया, जिसकी हेडलाइन थी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति। वैसे नीतीश अक्सर ऐसी हरकतों से चौंकाते रहे हैं। कभी उनकी पीएम के पैर छूने वाली तस्वीरें चर्चा का विषय बन जाती हैं, तो कभी विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी के साथ इशारेबाजी। कभी वो राष्ट्रगान के समय इशारे करते दिखे, तो कभी अफसर का पैर छूने आगे बढ़ जाते हैं। और अब एक बड़े अफसर के सिर पर गमला रखना फिर चर्चा के केंद्र में है। ज्योति जासूस के पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई से कनेक्शन को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं।
कल हमने आपको दिखाया था जासूस ज्योति की सीक्रेट फाइल, जिसमें वो पाकिस्तान के फेमस यूट्यूबर ज़ीशान हुसैन के साथ नजर आई। ज़ीशान के साथ मिलकर ज्योति पाकिस्तान की बेहतर इमेज बनाने का काम कर रही थी और आज हम ज्योति के एक और राज से पर्दा उठाने वाले हैं। एबीपी न्यूज के पास ज्योति का एक ऐसा वीडियो मौजूद है जिसमें वो 6 बंदूकधारियों के साथ पाकिस्तान में घूम रही थी। ज्योति को बंदूकधारियों के साथ देखकर एक विदेशी यूट्यूबर भी हैरान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। एक भारतीय यूट्यूबर की सुरक्षा में 6 बंदूकधारी लगाए गए हैं। सभी गनमैन के हाथ में AK-47 जैसे हथियार थे। किसके कहने पर आखिर ज्योति को इस तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट, ऐसी वीआईपी सुरक्षा दी गई थी? क्या किसी सरकारी अधिकारी ने हाई प्रोफाइल प्रोटेक्शन दी थी या फिर कोई खास दोस्त जिसने बंदूकधारी बाउंसर्स को भेजा था? साड़ी और चश्मा पहने ज्योति के दाएं बाएं गनमैन, एक नहीं 6 बंदूकधारी जिनके हाथ में AK-47 जैसे हथियार थे। बाजार में जो भी देख रहा था वो इस बात से हैरान था कि आखिर ये है कौन। ज्योति जब रोड क्रॉस कर रही थी तो उसके लिए ट्रैफिक रोक दिया गया था। बाइक सवार खड़े होकर ज्योति को देख रहे थे। ये वीडियो उस वक्त का है जब ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लाहौर शहर गई थी। वीआईपी सुरक्षा में वो लाहौर के न्यू अनारकली बाजार में घूम रही थी। अनारकली बाजार खास तौर पर अपने पारंपरिक पाकिस्तानी परिधानों, शलवार कमीज, साड़ियाँ, शेरवानी और लहंगे के लिए मशहूर है। सवाल है कि हाई प्रोफाइल सुरक्षा में ज्योति मल्होत्रा क्या कपड़े खरीदने गई थी या फिर लाहौर में किसी एजेंडे के तहत कोई मुलाकात होने वाली थी? इस वीडियो को एक विदेशी कंटेंट क्रिएटर ने शूट किया था। जिस वक्त ज्योति लाहौर के न्यू अनारकली बाजार में बंदूकधारियों के साथ घूम रही थी, ठीक उसी समय स्कॉटिश यूट्यूबर अपना वीडियो शूट कर रहा था। इसी दौरान जब ज्योति उसके पास से गुजर रही थी तो वो विदेशी यूट्यूबर ज्योति की सुरक्षा को देखकर हैरान हो गया। इस रिपोर्ट में स्कॉटिश यूट्यूबर की बातें सुनिए और सोचिए कि एक आम भारतीय वीडियो ब्लॉगर के लिए क्या पाकिस्तान में इतनी सुरक्षा मिल सकती है, जबकि विदेशी यूट्यूबर बिना सुरक्षा के पाकिस्तान में घूम रहे थे। ज्योति मल्होत्रा जब विदेशी यूट्यूबर के पास से गुजर रही थी तो उसने ज्योति को रोककर बातचीत शुरू की। YouTube video. अच्छा, it's your first time in Pakistan? No, but 5 times. इतनी सी बातचीत के बाद ज्योति बंदूकधारियों के साथ आगे बढ़ गई, लेकिन विदेशी यूट्यूबर ने वीडियो बनाना बंद नहीं किया। वो बंदूकधारियों को देखकर हैरान था। Oh my God, it's chaos here. So the Indian girl, she's the one with the guys, with all the security. ज्योति बंदूकधारियों के साथ आगे आगे चल रही थी और हैरान स्कॉटिश पीछे पीछे इस बात पर हैरानी जताते हुए आगे जा रहा था कि एक ब्लॉगर के लिए इतनी सुरक्षा भला क्यों दी गई। I don't know why, what the need for all the guns are. विदेशी यूट्यूबर अपने वीडियो दर्शकों से कहता है कि ज्योति के चारों ओर ध्यान से देखिए कितने गनमैन हैं। Look at all the guns that she's got surrounding her. There's about 6 gunmen surrounding her. स्कॉटिश यूट्यूबर ने सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या पाकिस्तान इतना सुरक्षित है कि एक लड़की के लिए इतने गनमैन तैनात किए गए? It's obscene. There's gunmen across the road. I think there's more than 6 gunmen. Very, very strange. इस वीडियो के सामने आने के बाद ज्योति की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बिहार के रोहतास में एक तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई। हादसा हाईवे नंबर 19 पर हुआ। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक से टक्कर के बाद कार सड़क पर उछलते हुए दूर जा गिरी। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि कार चालक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक कार का बैलेंस बिगड़ा और वो ट्रक से टकरा गई। स्पीड ज्यादा होने से टक्कर होते ही कार पलटने लगी और कई राउंड पलटने के बाद कार सड़क किनारे पहुंच गई। वहीं स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाई, दरवाजे की ओर पलटी कार को तुरंत सीधा किया। गनीमत रही कि कार में सवार किसी भी शख्स को गंभीर चोट नहीं आई। ये घटना 24 मई यानी शनिवार दोपहर की है। इधर सोनीपत में बिगड़ैल स्टंटबाजों की हरकत का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। इस गुस्ताखी में 8 साल के बच्चे की जान बाल बच गई, लेकिन जिसने भी ये वीडियो देखा वो गुस्से से भर उठा। एक तेज रफ्तार कार आकर खंबे से टकरा गई, जोर से धूल भी उड़ी। ये दूसरे कैमरे में एक व्यक्ति आते हुए किनारे हो जाता है। अचानक सड़क पर कुछ खिसकता हुआ दिखता है, जिससे धूल उड़ती है। वो शख्स दौड़ कर आता है। पता चलता है वो 8 साल का बच्चा है, जिसे बेकाबू कार ने टक्कर मार दी थी। बच्चे के पास आने वाला व्यक्ति समझदारी दिखाता है, फौरन उसे उठाता है और अस्पताल लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ खंबे से टकराई कार के पास लोग नजर आते हैं और एक और सीसीटीवी में भी यह खौफनाक हरकत कैद होती है, जिसमें कार बिजली के खंबे में टक्कर मार देती है।
हालांकि कार सवारों को कुछ नहीं होता, लेकिन बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। कार के बेकाबू होने के पीछे रील वाली सनक बताई जा रही है। व्हाइट कलर की कार स्टंट कर रही थी, उनके साथ एक पीछे स्कूटी वाला उनकी वीडियो बना रहा था। वह कार चालक भी अपने फोन से वीडियो बनाने लग रहा था। उन्होंने उस कार पे नियंत्रण खोकर बेटे को भी टक्कर मार। पुलिस ने केस दर्ज कर कार कब्जे में ले ली है और जरूरी एक्शन का भरोसा दिया है। यहाँ वहाँ खुले में पड़े हुए बिजली के तार अक्सर जानलेवा बन जाते हैं। लापरवाही के ऐसे ही करंट ने दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक 9 साल के बच्चे की जान ले ली। जानकारी के मुताबिक 9 साल का बच्चा अपने दोस्तों के साथ कालकाजी के एक एमसीडी पार्क में खेल रहा था। पार्क में एक हिस्से में स्ट्रीट लाइट के लिए लगा इलेक्ट्रिक पैनल खुला पड़ा था। बारिश के बाद उस इलेक्ट्रिक पैनल में करंट फैल गया। खेलने के दौरान बच्चों की गेंद इलेक्ट्रिक पैनल के पास चली गई थी और जैसे ही बच्चे ने अपनी गेंद वहां से उठाने की कोशिश की, उसे जोरदार करंट लगा और वो वहीं गिर पड़ा। साथ में खेल रहे बच्चों और वहां मौजूद एक महिला ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन महिला और बच्चे को भी करंट का झटका लगा। हालांकि महिला ने किसी तरह कोशिश करके बच्चे को दूसरी तरफ खींच लिया। इसके बाद बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स उसे नहीं बचा पाए। हालांकि महिला का आरोप है कि अस्पताल ने इलाज में देरी की, जिसकी वजह से बच्चे ने दम तोड़ा। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बात करेंगे चीन की, जहां 25 मंजिला इमारत चंद सेकंड्स के अंदर विस्फोट कर ध्वस्त कर दी गई। जहां विस्फोट किया गया वहां आसपास कई बिल्डिंग्स थी, लेकिन विस्फोट इतनी सावधानी से किया गया कि किसी को कुछ नहीं हुआ। जैसे ही विस्फोट हुआ, बिल्डिंग कागज की तरह बिखर गई और आसमान में धुंध छा गई। ये चीन का प्रतिष्ठित चोंगकिंग रेलवे स्टेशन था, जिसका निर्माण 1952 में हुआ था, लेकिन वक्त के हिसाब से अब ये जर्जर हो चला था और इसीलिए इसे ध्वस्त कर अब यहाँ एक नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। चीन का दावा है कि रिकंस्ट्रक्शन होने के बाद ये स्टेशन एक त्रिआयामी परिवहन केंद्र के रूप में उभरेगा और चोंगकिंग रेलवे की तीनों प्रमुख रेल लाइनों को जोड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के दाहोद में पाकिस्तान पर बड़ा प्रहार किया। पीएम ने भारतीय सेना के शौर्य की खूब तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी से मुकाबला करना मुश्किल है, बहनों के सिंदूर को मिटाने वालों का मिटना तय है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो खेल खेला गया, हमने उन सबको मिट्टी में मिला दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौज को धूल चटाई। ऑपरेशन सिंदूर भारतीयों के भावनाओं की अभिव्यक्ति है। तो दाहोद में जनसभा कर रहे थे प्रधानमंत्री और वहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की तस्वीरें देखकर खून खौल उठता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सेनाओं को खुली छूट मिली और सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। दाहोद में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे डाली। पीएम मोदी ने साफ कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौज को मिट्टी में मिला दिया। भारत की इस कार्रवाई से बौखलाकर जब पाकिस्तानी सेना ने दुस्साहस दिखाया तो हमारी सेनाओं ने पाकिस्तानी फौज को भी धूल चटा दी। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान बंटवारे के बाद से ही भारत से नफरत करता रहा है। बंटवारे के बाद जिस देश का जन्म हुआ उसका एकमात्र लक्ष्य भारत से दुश्मनी है। इससे पहले पीएम मोदी ने दाहोद में लोकोमोटिव निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। साथ ही यहां बने पहले इलेक्ट्रिक इंजन को भी हरी झंडी दिखाई। पीएम ने उद्घाटन से पहले पूरे प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। वडोदरा में पीएम के रोड शो में जबरदस्त देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। पूरा शहर ही अपने राष्ट्र नायक के स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। ये ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न है। पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पहली बार गुजरात दौरे पर पहुंचे तो लोगों ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान हर तरफ भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लग रहे थे। भारत माता की देश की शान तिरंगा हर तरफ लहरा रहा था। भारतीय सेना की जाबाज अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार ने भी पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत किया। परिवार ने रोड शो के दौरान पुष्प वर्षा की। बच्ची ने किया, उसने देश के लिए किया, क्योंकि हम लोग हमारे घर में सिद्धांत बना हुआ है कि पहले राष्ट्र बाद में कुछ और है। कर्नल सोफिया कुरैशी की बहन ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत ने दुनिया को बता दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। 2 फीमेल के साथ जो ब्रीफिंग कि वर्ल्ड को बताया गया कि हम जो है किसी से कम नहीं है।
नरेंद्र जी के नेतृत्व में इतना बड़ा ऑपरेशन जो है टेररिज्म के अगेंस्ट में लिया गया। 20,000 से अधिक महिलाओं ने सिंदूर रंग की साड़ी पहनकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी के रोड शो में विदेशी छात्र भी शामिल हुए। गुजरात के भरूच में दाहेज औद्योगिक क्षेत्र में एक केमिकल कंपनी की इमारत में भीषण आग लग गई। आग निचले फ्लोर पर लगी, जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी जद में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि इमारत से उठती लपटों को काफी दूर तक देखा जा सकता था। हवा के साथ भड़क रहे शोलों ने इमारत के निचले हिस्से को आग के गोले में बदल दिया। वहीं इमारत से उठते धुएं से पूरा आसमान काला हो गया, जिसे देख इमारत से काफी दूर बने हाईवे पर मौजूद लोग भी दहशत से भर गए। बताया जा रहा है कि आग इतनी तेजी से भड़की कि इमारत में मौजूद लोगों को निकलने का मौका तक नहीं मिला। ऐसे में कई कर्मचारी जान बचाने के लिए इमारत की छत पर पहुंच गए, जिन्हें क्रेन के जरिए उतारा गया। वहीं दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हादसे में इमारत के कुछ हिस्सों को भारी नुकसान होने की बात सामने आई है। ओडिशा के पुरी में स्पीड बोट पलट जाने से एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। इस घटना में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली के भाई और उनकी भाभी को सुरक्षित बचाया गया। ये उसी हादसे की तस्वीरें हैं। वीडियो में दिख रहा है कि समुद्र में तेज लहरें उठ रही हैं। तभी एक नाव लहर की चपेट में आकर पलट जाती है। नाव पलटते ही मौके पर मौजूद लाइफ गार्ड्स लोगों को बचाने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। समुद्र की तेज लहरों के बीच पहुंचना कठिन था, लेकिन लाइफ गार्ड्स मदद में जुट गए। स्पीड बोट पर पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली के भाई स्नेहाशीष गांगुली और उनकी पत्नी अर्पिता चटर्जी सवार थी। लाइफ गार्ड्स अर्पिता चटर्जी को समुद्र की लहरों से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊंची ऊंची लहरें खतरनाक तरीके से उनको पीछे धकेल देती हैं। किसी तरह से लाइफ गार्ड्स ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को समुद्र की तेज लहरों से बाहर निकाला। ओडिशा सरकार ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। पाकिस्तान ऐसा देश है जो युद्ध हारने के बाद भी जश्न मनाता है और पूरी दुनिया में इस फर्जी जीत का फर्जी ढिंढोरा भी पीटता है। जिस तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था, उसी तुर्की के दरबार में शहबाज और मुनीर हाजिरी लगाने पहुंच गए। पूरी दुनिया ये बात जान गई कि पाकिस्तान ने तुर्की के जो सैकड़ों ड्रोन भारत की तरफ भेजे थे, उन्हें हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही बर्बाद कर दिया। लेकिन अपनी झूठी कहानी लेकर शहबाज और मुनीर सीधे तुर्की पहुंच गए और अर्दोआन से मुलाकात की। मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आई, उसमें ऐसा दिखाने की कोशिश की गई मानो तुर्की के समर्थन से पाकिस्तान ने सचमुच युद्ध जीत लिया हो। फोटोशूट में शहबाज और एर्दोआन एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराते नजर आए, ताकि दोनों देशों की नाकामी पर पर्दा डाला जा सके। एर्दोआन की मुलाकात उन मौलाना मुनीर से भी हुई, जिसकी बड़ी बड़ी बातों की हवा निकल गई और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डे मलबे में तब्दील हो गए। तुर्की भी ये बात जानता है कि अगर उसने अपने ड्रोन की नाकामी स्वीकार की तो दुनिया में उसकी कितनी बेइज्जती होगी। देखिए, पाकिस्तान कर्ज के पैसों पर जिंदा है। दुनिया भर में कटोरा लेकर भीख मांगता है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि कर्ज के पैसों का इस्तेमाल भी वो अपनी आवाम के लिए नहीं, बल्कि अपनी सनक शांत करने के लिए करता है। अब पाकिस्तान ने इस साल अपने रक्षा विभाग का बजट 18% बढ़ाने का फैसला किया है। इसके बाद पाकिस्तान का रक्षा बजट 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो जाएगा। ये हालात तब हैं जब पाकिस्तान नकदी संकट से जूझ रहा है, वहां आर्थिक संकट गहराया हुआ है। पाकिस्तान की हालत यह है कि वहां महंगाई दर 38% से ज्यादा हो गई है। पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि सरकार उनके लिए अस्पताल बनवाएगी, स्कूल बनवाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रक्षा विभाग का बजट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान और भी हथियार खरीदेगा। ये हथियार चीन, तुर्की और अमेरिका जैसे देशों से खरीदे जाएंगे और ये बात आसानी से समझी जा सकती है कि एर्दोगन हो या फिर ट्रंप, पाकिस्तान पर इतना प्यार आखिर क्यों बरसा रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी पाकिस्तान फुलझड़ी जैसी मिसाइल खरीदेगा, हवा में ही ध्वस्त हो जाने वाले ड्रोन भी खरीदेगा और जब युद्ध होगा तो मुंह की खाने के बाद भी झूठा जश्न मनाएगा, क्योंकि यही पाकिस्तान की हकीकत है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना अपनी ही आवाम को मूर्ख बना रही है। शहबाज ने पहले आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल की रैंक दी और अब दुनिया को दिखाने के लिए एक झूठा उपहार भी दिया है। पहली बात तो ये है कि सेना की वर्दी में मुनीर ऐसा दिखता है मानो बारात में कोई बैंड बजाने वाला हो। दरअसल ये तस्वीर उसी रात की है जब आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल की रैंक दी गई थी। इसके बाद डिनर का आयोजन हुआ और उसी आयोजन में शहबाज शरीफ ने मुनीर को ये तस्वीर भेंट की।
इस तस्वीर के जरिए एक बार फिर ये झूठ फैलाने की कोशिश हुई कि कैसे पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया। तस्वीर में एक साथ कई मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को फायरिंग करते हुए दिखाया गया है। रॉकेट के दागने से तस्वीर में आग का गुबार भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जब फैक्ट चेक हुआ तो शहबाज और मुनीर दोनों की पोल खुल गई। दरअसल ये तस्वीर पाकिस्तानी सेना की है ही नहीं, ये तो चीन की PLA आर्मी की रॉकेट फोर्स की तस्वीर है, जिसे साल 2019 में चीन की सेना ने एक युद्धाभ्यास के दौरान खींचा गया था। जैसे ही पता चला कि शहबाज शरीफ ने मुनीर को चीन की सेना की साल 2019 की तस्वीर भेंट की है, पूरी दुनिया में दोनों की थू थू होने लगी है। बांग्लादेश के हालात तेजी से बिगड़ने लगे हैं। इस देश की ना तो आर्थिक स्थिति ठीक है, ना ही लोगों को अब मोहम्मद यूनुस पर भरोसा बचा है। ऐसे में मोहम्मद यूनुस अब भारत के खिलाफ जहर उगलने लगे हैं। बांग्लादेश में अपनी करतूतों के चलते चौतरफा घिर रहे मोहम्मद यूनुस ने अब खुद को बचाने के लिए भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के मौजूदा संकट के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। इससे पहले जब यूनुस 21 मई को चीन की यात्रा पर गए थे, तब भी उन्होंने भारत के चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर झूठा दावा किया था। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने यूनुस के बयान पर पलटवार किया। सीएम हिमंता ने सोशल मीडिया पर बांग्लादेश का नक्शा शेयर किया और लिखा कि जो लोग चिकन नेक कॉरिडोर पर भारत को आदतन धमकाते हैं, वो ये सुन लें कि बांग्लादेश के 2 चिकन नेक हैं और दोनों ही बहुत असुरक्षित हैं। सीएम हिमंता ने यह भी कहा कि इस चिकन नेक कॉरिडोर पर कोई भी व्यवधान पूरे रंगपुर डिवीजन को बांग्लादेश के बाकी हिस्सों से पूरी तरह से अलग कर सकता है। एक पुरानी कहावत है, अगर कोई तरक्की करता है तो सबसे ज्यादा जलन उसके पड़ोसियों को होती है। भारत ऐसा देश है जो लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये बात भारत के पड़ोसी देशों को हजम नहीं हो रही। कहने के लिए सिर्फ पाकिस्तान ही भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन चीन और बांग्लादेश की चालबाजी भी किसी दुश्मन देश से कम नहीं है। पाकिस्तान वो देश है जो लगातार आतंकी हमले करवाता है, तरह तरह की साजिश रचता है और तुर्की जैसे देश की मदद भी लेता है। चीन भले ही दोस्ती का दिखावा करता हो, लेकिन वो पूरी तरह भारत के खिलाफ है। अमेरिकी रक्षा इंटेलिजेंस एजेंसी की खुफिया रिपोर्ट में भी ये दावा किया गया कि भारत चीन को अपना मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानता है। देखिए, इसी तरह बांग्लादेश भी है, जहां पर मोहम्मद यूनुस को अपनी सत्ता छीनने का डर सता रहा है और वो भारत के खिलाफ अब जहर उगलने लगे हैं। यानी पूर्व में बसा बांग्लादेश हो, पश्चिम में बसा पाकिस्तान हो या फिर उत्तर में मौजूद चीन हो, तीनों एक साथ भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पर खतरनाक साजिश भी रची जा रही है। अब एक दिलचस्प खबर आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं। एक बड़े मुल्क के राष्ट्रपति की मियां बीवी वाली तकरार जग जाहिर हो गई है। बात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की हो रही है। मैक्रोन वियतनाम के दौरे पर हैं। वियतनाम में विमान से उतरने से पहले मैक्रोन और उनकी पत्नी ब्रिगिट की हैरान करने वाली तस्वीरें देखने को मिली। उतरने से ठीक पहले जैसे ही विमान का दरवाजा खुला, मैक्रोन की पत्नी ने उनके चेहरे को पकड़कर धक्का दे दिया। ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में धक्का मुक्की हुई होगी। जब मैक्रोन को पता चला कि ये सारा सीन कैमरे पर रिकॉर्ड हो गया, तो वो शर्मा से गए और हाथ उठाकर अभिवादन भी किया। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस वालों पर उस वक्त हमला बोल दिया जब पुलिस की टीम एक बदमाश को पकड़ कर ले जा रही थी। नोएडा पुलिस जैसे ही बदमाश को घर से लेकर निकली, बाहर खड़े हुए उसके साथियों ने फायर करना शुरू कर दिया। इस हमले में गोली लगने से कांस्टेबल सौरभ की मौत हो गई है। कांस्टेबल सौरभ के सिर में गोली लगी थी। गोली लगने के बाद वो जमीन पर गिर गए। उन्हें तुरंत ऑटो में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। ज्ञात हुआ है कि एक वांछित कादिर नामक नाहर का जो रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी के लिए वहां की टीम आई हुई थी। उसी दौरान ये घटना हुई है। पुलिस शातिर बदमाश कादिर को इसी 3 मंजिला घर से पकड़कर ले जा रही थी। तभी बाहर मौजूद उसके साथियों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पहले से ही बाहर कुछ बदमाश और जो इलाके के लोग हैं वो मौजूद थे। सामने एक बारात घर है, वहाँ पर जो टीम थी उनकी बदमाशों की वो मौजूद थी। उन्होंने पुलिस के ऊपर अचानक से पथराव करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की गई, जिसमें गोली लगने से सिपाही सौरभ की मौत हो गई। सौरभ नोएडा के फेज 3 थाने में तैनात थे। फिलहाल पुलिस फायरिंग में शामिल अपराधी कादिर के साथियों की तलाश कर रही है। देखिए, एक तरफ पुलिस एक्शन में है तो दूसरी तरफ बदमाश भी बेखौफ हो चले हैं। पिछले 24 घंटों में पूरे उत्तर प्रदेश में 14 हत्याएं हुई हैं। ट्रिपल मर्डर से जौनपुर दहल गया। बदमाशों ने पिता और 2 बेटों की हत्या कर दी।
फिरोजाबाद में दबंगों ने ग्राम प्रधान और उसके बेटे को फावड़े से काट कर मार डाला। गाजियाबाद में बदमाशों ने सिपाही सौरभ की गोली मारकर हत्या कर दी। कांस्टेबल सौरभ नोएडा पुलिस की टीम के साथ गाजियाबाद बदमाश को पकड़ने गए थे। इधर अंबेडकर नगर में विपुल वर्मा नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई। कन्नौज में एक पति ने पत्नी को मार डाला। हापुड़ में एक हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो वहीं मुजफ्फरनगर में दो पक्षों के संघर्ष के दौरान हुई फायरिंग में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। तो अपराधियों के बढ़ते हुए हौसले पस्त करने के लिए एक बार फिर यूपी पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। दहशत फैलाने वालों का इलाज शुरू कर दिया गया। बीती रात जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस ने कासगंज, मथुरा और शामली में बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया है। मथुरा में एनकाउंटर के बाद अपराधी लंगड़ाते हुए चलते दिखे। रात के वक्त मुठभेड़ के बाद जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उन पर एक चौकीदार की हत्या का आरोप है। पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। छाता शुगर मिल के पास इनकी लोकेशन मिली तो घेराबंदी कर दी और जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली मारकर 3 अपराधियों को पकड़ लिया। शामली में भी ऐसी ही तस्वीर आई, जहां अपराधी एक पैर पर कराहते हुए चल रहे थे। इन लोगों ने रंगदारी के लिए जो है अपहरण किया हुआ था। ये मुलजिम वांछित चल रहे थे। इनकी कई दिन से तलाश चल रही थी। आज इनकी मिलने की सूचना थी। सूचना के आधार पर ही पुलिस ने घेराबंदी की और एनकाउंटर के दौरान एक किडनैपर के पैर में गोली लग गई। हालांकि इसका साथी और रंगदारी का आरोप विकास उर्फ मोनू मौके से भागने में सफल रहा। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। गौ तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की ये तस्वीरें कासगंज की है। रात के वक्त पटियाली थाना की पुलिस गश्त कर रही थी। इसी दौरान गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में पुलिस की गोली लग गई और तस्कर बाइक से गिर गया। पुलिस ने 2 तस्करों को पकड़ लिया है। यूपी के हमीरपुर से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है, जब एक चलता हुआ ट्रक अचानक बीच सड़क पर पलट गया। अगर सड़क पर चल रहे वाहन सवार सतर्क नहीं होते तो बेकाबू ट्रक बड़ी तबाही मचा सकता था। खाली रोड पर ट्रक चल रहा है। ट्रक की पार्किंग लाइट जली हुई है। वो भी कभी इधर स्टीयरिंग घुमाता, कभी उधर घूम जाता। ट्रक के ठीक पीछे चल रहे कार सवार ने स्थिति को भांप लिया और ट्रक का वीडियो बनाने लगा। ट्रक इधर उधर करते हुए किसी तरह आगे बढ़ रहा था। फिर वही हुआ जिसका डर था। ट्रक दाएं बाएं लड़ते लड़ाते आखिरकार पूरी तरह पलट गया। ट्रक गिरने से ड्राइवर चोटिल हो गया। ट्रक ड्राइवर नशे में था, इसलिए वो सड़क पर इस तरह ट्रक चला रहा था। ये वीडियो राट उरई रोड का बताया जा रहा है। कहने के लिए तो लोग कह देते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम बहुत काम की चीज है। कभी कभी नाम की वजह से ही बदनामी और विवाद भी होता है। आज नाम का जिक्र यहाँ इसीलिए क्योंकि रेडिको खैतान नाम की कंपनी ने शराब के अपने ब्रांड का नाम त्रिकाल रखा है। त्रिकाल विस्की को लेकर विवाद बढ़ गया है। संतों ने इस नाम पर ऐतराज जता दिया है। साधु संतों ने धमकी दी है कि अगर नाम नहीं बदला गया तो कंपनी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन होगा। संतों ने अंग्रेजी शराब के ब्रांड का नाम त्रिकाल रखना भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया है। रेडिको खैतान की विस्की के त्रिकाल नाम के खिलाफ अयोध्या, हरिद्वार, उज्जैन के संतों ने मोर्चा खोल दिया है। आस्था के ऊपर कुठाराघात करने वाला इस विस्की का नाम त्रिकाल रखा गया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। उज्जैन के संतों ने साफ साफ कहा कि शराब का त्रिकाल नाम भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। त्रिकाल दृष्टा भगवान महाकाल को कहा गया है और ऐसे घृणित चीज को बनाना, त्रिकाल के नाम से बनाना, ये भारतीय सभ्यता, परंपरा, सनातन धर्म के सरासर विरुद्ध कार्य है। संतों ने आरोप लगाया कि महंगी शराब बेचने के लिए और प्रचार करने के लिए कंपनी ने ऐसा नाम रखा है। हमारे संस्कार और संस्कृति से खिलवाड़ न करेंगे। भारत सरकार से निवेदन है तत्काल इसके ऊपर बैन लगाए, इसका नाम चेंज हो। नाराज संतों ने कहा कि कोई भी अपनी मर्जी से देवताओं के नाम पर अपने ब्रांड का नाम रख लेता है, इस पर रोक लगनी चाहिए। इन शब्दों का उपयोग करके न जाने कितने उत्पादक, न जाने कितने छोटे से बड़े दुकानदार अपनी दुकानें चला रहे हैं। मैं इसे गलत मानता हूँ। स्पष्ट है, आज वो त्रिकाल की बात कर रहे हैं, कल को त्रिदेव की बात करेंगे। तो त्रिकाल नाम की ये विस्की जिसे लेकर बवाल बढ़ रहा है, बहुत महंगी है। एक बोतल का दाम 3,500 से 4,500 रुपए तक है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विस्की, रम, ब्रांडी, वोदका बनाने वाली कंपनी रेडिको खैतान ने अपने ब्रांड का नाम त्रिकाल रख दिया, जिसके विरोध में बीजेपी भी आ गई है। विश्व हिंदू परिषद ने इस मुद्दे को सबसे ज्यादा तूल दिया है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक हिस्सों में कभी चप्पलों पर, कभी जूतों पर, कभी बिकनी पर, तो कभी अंग वस्त्रों पर हिंदू देवताओं के चित्र
विश्व हिंदू परिषद ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कंपनी से ब्रांड का नाम बदलने की मांग की। मुझे आशा है कि जो निर्माता हैं इस बारे में अपना पुनर्विचार करेंगे। बीजेपी ने विस्की का नाम त्रिकाल रखने की आलोचना की और लोगों की भावनाएं आहत न करने की अपील की। देखिए, अपने व्यावसायिक फायदों के लिए, व्यावसायिक लाभ के लिए कोई भी ऐसा नाम वाम मत रखिए जिससे कोई धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे। बीजेपी के सांसद ने कहा कि सस्ती पब्लिसिटी के लिए शराब के ब्रांड का नाम त्रिकाल रखा गया। अपने प्रमोशन के लिए और अपने निजी फायदे के लिए हमारे धार्मिक नामों का अडॉप्ट करती हैं। मैं मांग करता हूं कि तुरंत प्रभाव से ये कंपनी इस नाम को बदले। संतों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द नाम नहीं बदला गया तो कंपनी के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए, मई का महीना भी खत्म भी नहीं हुआ कि देश के कई राज्यों में समय समय पर बारिश शुरू होने लगी है। मौसम विभाग ने देश के 7 राज्यों को अलर्ट किया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। यहां आने वाले कुछ घंटों में बारिश हो सकती है। अगर आप भी इन राज्यों में रहते हैं तो अपने इलाके की वेदर रिपोर्ट जरूर देखकर बाहर निकलें। इन राज्यों में सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त महाराष्ट्र पर है। मॉनसून की दस्तक के साथ महाराष्ट्र के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। महाराष्ट्र में कुदरत का रौद्र रूप आज से नहीं बल्कि पिछले 48 घंटे से दिख रहा है। पुणे सोलापुर हाईवे में इतना पानी जमा हुआ कि एक 7 सीटर कार उसमें बह गई। कार, बाइक, ये सब पानी के तेज बहाव को तो झेल नहीं पाई। हालांकि ट्रैक्टर ने पानी का सामना कर लिया। जहां बाकी गाड़ियां पानी के कम होने का इंतजार कर रही थी, वहां ये ट्रैक्टर ऐसे चल रहा था जैसे किसी खेत में चल रहा हो। पुणे सोलापुर हाईवे में बारिश के दौरान गाड़ियों के चलने की जगह नहीं बची थी। यही हाल सतारा का भी था। मॉनसून की दस्तक के साथ ही यहाँ नदियां और नाले उफान पर आ गए। बारिश की वजह से इलाके के कई गांवों का संपर्क आपस में टूट गया। ऐसा लगा मानो तेज धार के साथ बहने वाला पानी जून जुलाई के अपने विकराल रूप का नमूना दिखा रहा हो। महाराष्ट्र में पानी के प्रकोप में जिंदगी की जंग भी जारी रही। सोलापुर, रत्नागिरी जैसी जगहों पर कई लोगों की जान जोखिम में पड़ गई थी। उन्हें समय रहते बचाया गया। इधर कर्नाटक में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सोलापुर में एनडीआरएफ जवानों के कंधे पर बैठकर आए बुजुर्ग की जिंदगी बाढ़ में अटक गई थी। किस्मत अच्छी थी, मदद समय पर पहुंच गई। इसी तरह रत्नागिरी में भी पानी के तेज बहाव के बीच एनडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर आई। कर्नाटक के मंगलुरु में भी ऐसा ही एक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। यहाँ एक झरने के टॉप पर बैठे 5 लोगों को रस्सी के सहारे निकाला गया। वापस महाराष्ट्र की कहानी पर आते हैं। यहाँ के रायगढ़ जिले में बारिश ने नदी को और नदी ने सड़क को कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया। सड़क किनारे मिट्टी का कटाव होने से गड्ढा बन गया था। बारिश से महाराष्ट्र के किसान भी परेशान हैं। खेतों का बड़ा नुकसान हो गया है। मैं अभी फिलहाल खड़ा हूँ बारामती तहसील के काटेवाड़ी गांव में और यहाँ पे अंगूर के खेत है, वहाँ पे पानी भर गया है। महाराष्ट्र में मानसून की एंट्री हो चुकी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। माया नगरी मुंबई में भी आज मौसम का कहर बरपा। 24 घंटे पहले तक जहां खुला खुला मौसम था, वहां आज इतनी बारिश हो गई कि शहर के कई इलाके पानी में डूबे हुए नजर आए। इस खतरनाक बारिश के बाद मौसम विभाग ने मुंबई में आधिकारिक रूप से मानसून की एंट्री का ऐलान कर दिया है। सोमवार के दिन मानसून की अचानक हुई दस्तक ने मुंबई वालों को सरप्राइज तो दिया ही, साथ ही परेशान भी खूब किया। वीकेंड मनाने के बाद दफ्तर के लिए जब लोग घरों से निकले तो उनके सामने पानी का संकट था। अपने शहर का हाल जाने बिना सुबह दफ्तर के लिए निकले लोगों को पानी से दो हाथ करना पड़ा। मॉनसून की पहली बारिश ने मुंबई की पॉश सेंटा क्रूज इलाके में बाढ़ जैसे हालात बना दिए। हिंद माता इलाके की दुकानें भी बंद रही। साइन गांधी मार्केट में भी सुबह ताला लटका था। पानी भरा तो गाड़ियों की रफ्तार थमी और इसके बाद सुबह दफ्तर के लिए निकलने वाले लोग इसी तरह ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। लगातार बारिश की वजह से मुंबई के निचले इलाकों में पानी भर गया। मैं इस वक्त मुंबई के अंधेरी इलाके में हूँ। अंधेरी सबवे में पानी भर जाने की वजह से अंधेरी सबवे को बंद करना पड़ा है। 2 से 2.5 फीट तक पानी जमा हो गया। अंडरपास क्या मुंबई में तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्रालय के अंदर भी पानी भर गया। ब्रिस्बेन स्टेडियम के अंदर भी इतना पानी भरा कि अब कुछ दिन वहां खेल नहीं हो सकता। और इसी तरह शहर के जेजे अस्पताल में भी मरीजों को पानी के बीच ही बैठकर इलाज करवाना पड़ा। मुंबई में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मानसून की एंट्री के साथ ही समंदर
की दहशत भी मुंबई वालों को परेशान करती रही। शहर की सड़कें पानी से लबालब भरी हुई थी। समंदर की लहरों की हाइट भी धीरे धीरे ऊंची होती जा रही थी। मुंबई वालों के लिए आज सुबह की शुरुआत चौतरफा खतरों के साथ हुई। मॉनसून का कहर मुंबई के तटीय इलाकों में और दोगुना हुआ। खराब मौसम की वजह से समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही थी। बीच के एरियाज हैं, कोस्टल के एरिया हैं, वहाँ पर खास तौर पर मुंबई पुलिस की टीम और लाइफ गार्ड की टीम को तैनात रखा गया है ताकि जो भी लोग समुद्र किनारे आए उनको फिलहाल वहाँ से हटने की सूचना दी जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अपनी जान से ज्यादा मौज मस्ती प्यारी थी। वो छतरी लेकर समंदर किनारे अच्छा व्यू लेने पहुंचे। बाद में उनके लिए पुलिस ने अलग से इंतजाम किया। ऊंची लहरों के खतरे के बीच माहिम बीच पर समुद्र में लोहे का एक बड़ा टुकड़ा दिखा। आशंका है कि यह हिस्सा बांद्रा वर्ली सी लिंक का है जो समंदर में तैर रहा था। मुंबई की पहचान माने जाने वाले समंदर आज उसके लिए खतरे का सबब बना था। ऊंची ऊंची लहरों से लोगों को बचाने के लिए पुलिस की टीम को समंदर किनारे तैनात कर दिया गया था। जब तक मुंबई में मौसम खराब रहा तब तक पुलिस ने किसी को भी पानी के नजदीक नहीं जाने दिया। लोगों को खतरे से बचाने के लिए पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। यहाँ पे आपकी सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस की टीम है वो तैनात कर दी गई है ताकि सभी मुंबईकरों को अलर्ट दिया गया है कि कोई भी समंदर के किनारे पे ना आए। जिन मरीन ड्राइव में मुंबईकरों की जिंदगी बसती है वो खराब मौसम की वजह से खाली थी। जुहू बीच से भी लोगों को बाहर निकाल दिया गया था। जुहू बीच को खाली कराया गया है। लोगों से साफ हिदायत दी गई है कि समुद्र के किनारे कोई व्यक्ति ना रहे। मुंबई में सुबह करीब 11:30 बजे समुद्र में 4.77 मीटर की ऊंची लहरें उठ रही थी। हवाओं की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई गई। मौसम विभाग ने मुंबई में मानसून की एंट्री की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इससे ये फाइनल हो गया है कि इस साल मानसून मुंबई में 26 मई को आया। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब मानसून समय से इतनी जल्दी पहले मुंबई पहुंच गया हो। इससे पहले 1956, 1962 और 1971 में 29 मई को मुंबई में मानसून की एंट्री हुई थी। अमूमन मानसून जून के महीने में आता है। इस बार मई के आखिरी हफ्ते के शुरुआती दिनों में ही उसकी एंट्री हो गई है। समय से पहले आए मानसून ने मुंबई में लोकल ट्रेनों को अपने निर्धारित समय से देरी पर चलने को मजबूर कर दिया। कई जगहों पर स्टेशन में पानी भरा हुआ था। लोकल ट्रेनें पानी में डूबी पटरियों पर चल रही थी। पटरियों पर इतना ज्यादा पानी था कि उसमें एक वयस्क व्यक्ति आधा तो डूब ही सकता था। इन पटरियों पर तब तक ट्रेन नहीं चली जब तक पानी नीचे नहीं उतर गया। जिन पटरियों पर पानी थोड़ा कम था वहां गुंजाइश के हिसाब से लोकल ट्रेनें चलाई गई, लेकिन रफ्तार अभी भी ज्यादा नहीं थी। पानी की वजह से ट्रेनें लेट तो हो ही रही थी। स्टेशन तक पहुंचने वाले यात्रियों की भी अपनी लड़ाई थी। वो बारिश से बचने के लिए छाता लगाए थे, जलभराव से बचने के लिए कपड़े ऊपर किए हुए थे। ट्रैक पर इसी तरह पानी भरने की वजह से मुंबई से ठाणे के बीच चलने वाली ट्रेनें देरी से चली। बरसात से बचने के लिए लोगों ने मुंबई मेट्रो का सहारा लेना चाहा, लेकिन पानी वहां भी भर रहा था। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को जलभराव से बचाने की जिम्मेदारी बीएमसी की होती है। मुंबई में सड़क पर भरने वाला पानी शहर के नालों के जरिए बाहर निकलता है। मानसून आने से पहले बीएमसी सभी नालों की साफ सफाई करती है। इसके लिए एक डेडलाइन सेट की जाती है, फिर उसी डेडलाइन तक नालों को साफ भी किया जाता है। माना यह जा रहा है कि इस बार भी बीएमसी ने अपना काम किया, लेकिन आरोप है कि उन्होंने काम में लापरवाही भी बरती। आज उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी जलभराव के बाद हो रही कार्रवाई को जानने के लिए बीएमसी दफ्तर पहुंचे। बीएमसी की लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत ये कचरे का ढेर है। वो कचरा जिसे बीएमसी कर्मचारियों ने नाले की सफाई के दौरान बाहर तो निकाला, लेकिन इसे कहीं डंप नहीं किया। और जरा इस तस्वीर को देखिए, सड़क के किनारे ये कूड़े का ढेर लगा हुआ है। नाला तो साफ किया गया, लेकिन नाला साफ करने के बाद जो कूड़ा निकला, जो गंदगी निकली, उसे सड़क के किनारे इसी प्रकार से छोड़ दिया गया। बारिश के साथ यही कचरा नालों के अंदर जाकर उन्हें जाम करता है, जिससे पानी की निकासी नहीं होती और जलभराव हो जाता है। बीएमसी पर मुंबई के आम लोगों का भी गुस्सा फूटा। मैडम, ये तो पानी तो हर साल भरता है, इसके लिए महानगर पालिका ने इतना खर्चा करके वो पंप लगाए और वो कुछ ड्रेनेज लाइन भी अच्छा किए, उसका तो उन लोगों ने कुछ होता ही नहीं उससे। मानसून की पहली बारिश सरकार और प्रशासन के लिए एक ट्रेलर की तरह है। रास्तों के हाल देखे, बैंड्रा वेस्ट तो पूरा खोद के रखा था, वैसे ही सारी मुंबई खोद के रखी है।
नाले सफाई हुई नहीं है और भ्रष्टाचार जो इस भाजपा का है वो लोगों के सामने आया है। जून जुलाई की बारिश से निपटने के लिए बीएमसी को सही प्लान बनाकर आगे बढ़ना होगा। सिंगापुर और हांगकांग के बाद अब भारत में कोविड-19 के बढ़ते मामले डराने वाले हैं। केंद्र से लेकर राज्य सरकारें कोविड के मसले पर अलर्ट मोड में आ चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त कोविड के 1000 से ज्यादा सक्रिय मरीज हैं, जबकि कोविड-19 की वजह से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविड के सबसे ज्यादा 430 मरीज केरल में है, जबकि महाराष्ट्र में 209, दिल्ली में इनकी संख्या 103 है और गुजरात में 83 एक्टिव मरीज हैं। कोविड की वजह से अब तक महाराष्ट्र में 4, केरल में 2 और कर्नाटक में 1 मरीज की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। कोविड का जो नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है उसे NB.1.8.1 नाम दिया गया है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि कोविड का नया वेरिएंट काफी तेजी से म्यूटेट हो रहा है, इसीलिए इसके संक्रमण की रफ्तार भी ज्यादा है। कोविड-19 के मुद्दे पर केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकारों के संपर्क में है और हर तरह की तैयारी रखने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, गुजरात के भुज से पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान की सरकार वहां के लोगों का भविष्य खराब कर रही है। पीएम ने पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए कहा कि पाक की आवाम को आगे आना होगा, सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। तो इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।